हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के लिए आज हमारे अध्ययन का विषय है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित शासन प्रणालियों में से एक है और हर राष्ट्र चाहता है कि वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपने यहाँ पर विद्यमान रखे। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, हम हर जनता लोकतंत्र क्यों पसंद करती है, ये सब जानने के लिए लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा के संदर्भ में हम लोकतंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति शास्त्री डायसी ने लोकतंत्र को सरकार का एक ऐसा रूप बताया है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। अब्राहम लिंकन की बहुत लोकप्रिय परिभाषा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन लोकतंत्र है। हर्न शॉ ने बहुत अच्छे शब्दों में लोकतंत्र को स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में यानी समग्र रूप में जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामले पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है और ये निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है, बल्कि सरकार को नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण रखने और उसे अपदस्थ करने की भी विधि है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी विधि है जिससे कि एक देश में, एक राष्ट्र में, एक राजनीतिक व्यवस्था में न सिर्फ शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, सरकार की स्थापना होती है, बल्कि कुछ विधियां होती हैं जिनके माध्यम से जनता अपनी राय प्रकट करती है और सरकार को नियुक्त करने के साथ साथ सरकार पे नियंत्रण भी रखती है। न सिर्फ नियंत्रण रखती है बल्कि अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो आवश्यकता होने पर वो सरकार को अपने पदों से हटा भी सकती है, शासन को हटा भी सकती है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। इस तरह से लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है। साथ में लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था भी है, विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र भी है और ये जीवन जीने की पद्धति का एक ढंग भी है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और एक नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श भी है। यानी लोकतंत्र को हम समग्र रूप में देख सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को समझने का प्रयास करें तो लोकतंत्र सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्षेत्र में अपने सिद्धांतों की व्यापकता रखता है। लोकतंत्र के 3 अंतः संबंधित अर्थ किए जाते हैं। एक तो ये कि ये निर्णय करने की एक विधि है लोकतंत्र, दूसरा ये कि निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है लोकतंत्र, और तीसरा ये कि लोकतंत्र आदर्शात्मक मूल्यों का समूह है। तो हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही लोकतंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक अवधारणा की जो पहली जो अंतः संबंधित लोकतंत्र का अर्थ है, पहला वो है कि लोकतंत्र एक निर्णय करने की विधि है। निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संपूर्ण समाज के द्वारा लिया गया निर्णय माना जाता है, क्योंकि निर्णय शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक रूप से अगर लिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस निर्णय में सबसे पहले विचार विनिमय किया होगा,
डिस्कशन किया होगा, एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान किया होगा, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। जन सहभागिता होगी, जनता उसमें पार्टिसिपेट करेगी और पॉपुलर पार्टिसिपेशन होगा निर्णय में। इसी तरह से बहुमतता भी होगी, यानी मेजॉरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। संवैधानिकता होगी, यानी संविधान के नियमों का पालन और संविधानवाद भी उसमें शामिल होगा निर्णय में। और इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी होगा। बहुमतता है, इसका तात्पर्य यह नहीं होता या नहीं होगा कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो लोकतंत्र निर्णय करने की विधि के रूप में इसलिए भी लोकप्रिय है सर्वाधिक कि इसमें बहुमत के निर्णय के साथ साथ, बहुमत का ध्यान रखने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने पर भी जोर दिया जाता है। तो तभी ये सिद्ध होता है कि लोकतंत्र में निर्णय सभी के हितों के लिए लिए गए हैं, न सिर्फ बहुमत के हितों के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी। और लोकतंत्र में ली गई निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक इसलिए भी होती है क्योंकि उन देशों में संविधान पाया जाता है और संविधान में कई प्रावधान होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और ये प्रावधान होते हैं कि जनता के सामने मतदान करते वक्त उनको विकल्प प्राप्त होते हैं। प्रतियोगी पसंद के लिए अनेक विकल्प दिए जाते हैं, यानी जब कोई राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि खड़ा करता है तो जनता के सामने या मतदाता के सामने कई विकल्प विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही राजनीतिक दल से विभिन्न व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए और जनता के सामने विचारधारा के रूप में कोई अन्य विकल्प न हो। दूसरा, इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है मताधिकार की पूर्ण समानता। जनता जब मत देने जाती है तो समानता के आधार पे प्रत्येक व्यक्ति को मत प्रदान करने का, मतदान करने का अधिकार होता है और किसी भी प्रकार से भेदभाव को मान्य नहीं किया जाता है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग, आयु, किसी भी आधार पर असमानता नहीं दी जाती है और मतदान प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, जिसे हम एडल्ट फ्रेंचाइज या संपूर्ण मताधिकार की संज्ञा हम दे सकते हैं, यानी सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है। इसी तरह से निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता भी लोकतंत्र में प्राप्त होती है। जनता में से कोई भी व्यक्ति अगर शासन में भाग लेने के लिए खड़ा होना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो उसे निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो किसी राजनीतिक दल से अगर खड़ा ना होना चाहे तो वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि लोकतंत्र में निर्वाचित होने की भी, यानी शासन में भाग लेने की भी स्वतंत्रता पूर्णतः नागरिकों को प्राप्त होती है। एक बहुत और महत्वपूर्ण तथ्य है कि शासन प्रणाली में लिए गए जो निर्णय हैं उसमें प्रतिनिधित्व की अधिकतम समरूपता होती है, यानी समाज में जितने लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको अपना प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में भी मिलने का, भेजने का अधिकार होना चाहिए। और लगभग कोशिश ये की जाती है कि सभी वर्गों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, सरकार में अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। इसी तरह से बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों को धारण करने की क्षमता भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में रहती है, यानी कि अगर लोकतंत्र में, लोक प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं में जाना चाहता है तो उसको बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक सेवाओं में
अपनी सेवा देने का और पदों को धारण करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि उन पदों के लिए अगर कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी जाती है या किसी वांछनीय आवश्यकता वाली योग्यता निर्धारित कर दी जाती है, तो वहाँ पर जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबको समान अवसर मिलने चाहिए। तो निर्णय करने की विधि के रूप में ये लोकतंत्र के जो तत्व मैंने आपको बताए वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। तभी ये माना जाता है कि इस अमुक राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय करने की विधि के रूप में लोकतंत्र विद्यमान है। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या लोकतंत्र पद्धति दिखनी चाहिए। निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में जो स्वीकृत सिद्धांत हैं वो है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत और लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है कि सरकार निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए और निश्चित अवधि समाप्त होने पर दोबारा निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार जनता के प्रति अपने जितने भी कार्यकलाप करती है उसके लिए उत्तरदायी हो तो उसे उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत कहेंगे। लोकतांत्रिक शासन में अगर समय या निश्चित समय पर निर्वाचनों के माध्यम से जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने का अगर अवसर मिलता है और सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाती है तो उसे संवैधानिक सरकार का सिद्धांत कहा जाता है। और राज्य का न केवल संविधान होता है बल्कि संवैधानिक सरकार भी होती है और इस तरह से वहाँ पर संविधानवाद भी पाया जाता है। सिर्फ संविधान होना ही पर्याप्त नहीं है, उस देश की जनता और उस देश की सरकार शासन व्यवस्था के अंदर भी संवैधानिक या संविधानवाद की भावना अगर होती है तभी सच्चे अर्थों में उत्तरदायी और संवैधानिक सरकार पाई जाती है और इसे ही संवैधानिक सरकार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संवैधानिक सरकार इस प्रकार से वो सरकार होती है जो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार बनाई जाती है, उसी के अनुसार उन्हीं सीमाओं में रहकर काम करती है और नियंत्रित रहती है और कानून के अनुसार संचालित होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार संचालित होती है। तो इस प्रकार से संवैधानिक सरकार का सिद्धांत भी निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और प्रतियोगी राजनीति के कारण ही बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल, दबाव समूह प्रतियोगी के रूप में उस राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रहते हैं। तो इसलिए प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत अगर नहीं है और स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है तो लोकतंत्र कायम रखने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं और लोकतंत्र के जो लक्षण हैं उनमें कमी परिलक्षित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, यानी शासन व्यवस्था के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता में निहित होता है और ये सर्वमान्य, सर्वलोकप्रिय और लोकतंत्र का बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। राज्य में जनता सर्वोपरि और संप्रभु नहीं है तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से जो तीसरी अवधारणा है वो ये है कि आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र को पहचाना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो कुछ प्रमुख मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पर अगर टिकी हुई नहीं है
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं रहेगी। और लोकतंत्र के ये जो प्रमुख आदर्श हैं वो ये है कि एक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, विधि का शासन पाया जाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ समता का सिद्धांत भी होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समता भी उस राजनीतिक व्यवस्था में पाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से लोकतंत्रात्मक अवधारणा को हम जो इन आदर्श हैं या ये जो नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, निर्णय करने की विधि के रूप में, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में, आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में, इन सभी को अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में अपनाया जाता है तभी लोकतंत्र शासन कहलाता है या लोकतंत्र शासन उस राजनीतिक व्यवस्था में पाया गया है या पाया जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।